नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको आरसीसी पढ़ा रहा था। आरसीसी के अंदर मैंने लगभग आपको 12 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए। आज अपन 13 नंबर लेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, कुछ बेसिक रह रखा, अभी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में बताया है। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड का इंट्रोडक्शन बताया है। फिर लिमिट स्टेट मेथड से मैंने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में बताया, डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में बताया है, टी बीम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा जो बेंडिंग मेंबर है, जैसे अभी स्लैब भी पढ़ेंगे तो स्लैब के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मेंबर जो बीम है, स्लैब है, उनके लिए शियर क्या कंडीशन, शियर की वजह से क्या आता है, वो अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेस, डेवलपमेंट लेंथ और जो हुक लेंथ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग जो पढ़ेंगे ये सारे सभी में चलता है। पूरी आरसीसी के अंदर बॉन्ड स्ट्रेस, डेवलपमेंट लेंथ और हुक लेंथ वगैरह पूरी आरसीसी के अंदर चलता है। चाहे आप कॉलम की बात कर लो, फाउंडेशन की बात कर लो, सभी जगह चलेगा। बीम की बात कर लो या स्लैब की बात कर लो। ठीक है, तो बीम और स्लैब तो लगभग एक सा ही है, थोड़ा सा अंतर होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही बेंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है, डेवलपमेंट लेंथ है, हुक लेंथ है, ये सेम ही बात है, उसमें कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में, फिर डेवलपमेंट लेंथ के बारे में और फिर हुक लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे अपन बॉन्ड स्ट्रेस की बात करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? देखो, जैसे कोई बीम होती है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसके में रेनफोर्समेंट लगाने की जरूरत कहाँ होती है? टेंशन जोन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो अपन कंप्रेशन जोन में लगाते हैं। तो रेनफोर्समेंट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब कौन से रेनफोर्समेंट? जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है या मेन रेनफोर्समेंट है, जो बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, जैसे मैंने इस डायग्राम बताया, इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट दर्शा रखा है टेंशन जोन में, तो उसकी बात कर रहा हूं। तो वो रेनफोर्समेंट जैसे बीम का है तो टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट लगेगा। तो रेनफोर्समेंट लगाकर अपन उसमें कॉन्क्रीटिंग करेंगे, कॉन्क्रीट प्लेसिंग करेंगे, तो कॉन्क्रीट धीरे धीरे रेनफोर्समेंट को क्या कर लेगी? पकड़ लेगी। जब उस बीम के ऊपर लोड आएगा तो उस पर जो कंक्रीट और जो स्टील है उनकी सरफेस के यानी रेनफोर्समेंट के चारों तरफ एरिया पर, यानी ये रेनफोर्समेंट का जो एरिया है, इस पर जिधर अनबैलेंस लोड रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। मैंने कल आपको, मेरा जो कल वाला लेक्चर है आप पूरा देखना, मैंने उसमें बताया कि जैसे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है या अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है या जो स्ट्रेस लगता है उसको अपन क्या कहेंगे? यानी कौन सा स्ट्रेस लगेगा? शियर स्ट्रेस लगेगा। उस शियर स्ट्रेस के कारण क्या डेवलप होगा? यानी कंक्रीट और रेनफोर्समेंट की जो इंटर सरफेस है उसके बीच में एक शियर स्ट्रेस लगेगा जो अनबैलेंस्ड फोर्स को रोकने का काम करेगा। उस शियर स्ट्रेस को अपन क्या कहते हैं? बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। जैसे बॉन्ड स्ट्रेस, अब ध्यान रखना, दो बॉन्ड स्ट्रेस होते हैं। एक बॉन्ड स्ट्रेस वह होता है जो लोड की वजह से डेवलप होता है, यानी जो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से डेवलप होता है, और एक होता है परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, उस परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस है उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो कभी भी डेवलप जो बॉन्ड स्ट्रेस है उसका मान परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। कौन सा बॉन्ड स्ट्रेस? जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसका मान परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस से क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस होता क्या है पहले तो बॉन्ड स्ट्रेस की बात करते हैं। तो देखो, बॉन्ड स्ट्रेस क्या है? एक शियर स्ट्रेस है, चाहे वो परमिसिबल की बात करें चाहे डेवलप की बात करें, दोनों ही क्या है? एक शियर स्ट्रेस है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो शियर फोर्स पर यूनिट नॉमिनल सरफेस एरिया ऑफ रेनफोर्सिंग बार, द स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन द इंटरफेस बिटवीन बार एंड सराउंडिंग कंक्रीट अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द बार। जैसे मैं अगर बात करूं कि जैसे ये कोई बीम है या कोई भी मेंबर है, अपन इसकी बात करते हैं, ये इसमें रेनफोर्समेंट लग रहा है। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट लग रहा है। अब इस रेनफोर्समेंट के पूरी इसमें कंक्रीट भरी हुई है, तो मान लो कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे डीटी इधर लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है,
इधर जितना लग रहा है उतना उधर भी लग रहा है, लेकिन उतना थोड़ा सा जो dt फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, तो ये उधर खींचेगा। तो इस रेनफोर्समेंट के चारों तरफ एक रजिस्टिंग फोर्स लगेगा, ये एक फोर्स लगेगा जिसको टाउ बीडी कहेंगे। तो ये क्या होगा, देखो शेयर फोर्स है और किसके, रेनफोर्सिंग के बार के एरिया के रेस्पेक्ट में लगेगा। जैसे ये बार है तो इसका एरिया, जैसे यहां से लेके ये पूरा एरिया, कंक्रीट इसी को ऐसे ही तो पकड़ेगी, तो इसका चारों तरफ एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, इस बार की जो परिधि है वो और इसकी बार की जो लेंथ है ये इसका एरिया होगा। कौन सा एरिया, नॉमिनल सरफेस एरिया ऑफ रेनफोर्सिंग बार। रेनफोर्सिंग बार का एरिया क्या हो जाएगा, इसकी रेनफोर्समेंट की, जैसे इसको ऐसे मैंने इसको पकड़ूंगा तो कंक्रीट इसको पकड़ेगी, तो कौन सा एरिया आएगा, इसकी परिधि रेनफोर्समेंट की और इसकी लेंथ, तो परिधि इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, एरिया, तो उस एरिया पर लगेगा। द स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन द इंटरफेस बिटवीन बार एंड सराउंडिंग कंक्रीट, यानी जो ये रेनफोर्समेंट बार है और इसके चारों तरफ जो कंक्रीट है उनकी दोनों की सतह के बीच में, इंटरफेस के बीच में एक रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा। और किसके पैरेलल रहेगा, ये रेनफोर्समेंट जो बार है ना इसके पैरेलल रहेगा। देखो बार भी ऐसा ही है और रेनफोर्समेंट की जो बार है उसके पैरेलल ये इस स्ट्रेस की डायरेक्शन रहेगी। इसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड स्ट्रेस कहेंगे। अब ये बॉन्ड स्ट्रेस कोई ऐसा नहीं है कि डेवलप हो रहा है जो है या जो परमिसिबल है, बॉन्ड स्ट्रेस की डेफिनेशन है, ठीक है। अब अपने को देखना है कि डेवलप कितना हो रहा है और जो बाहर है उसकी रोकने की कैपेसिटी कितनी है, यानी परमिसिबल वैल्यू कितनी है, उसके बारे में बात करेंगे। अपन सबसे पहले बात करेंगे जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो ध्यान रखना ये मेन रेनफोर्समेंट के लिए ही बात हो रही है। किसके लिए, मेन रेनफोर्समेंट। अगर एक रेनफोर्समेंट रहेगा तो एक में, दो रहेंगे तो दो, तीन रहेंगे तो तीन, या चार रहेंगे तो चार, सभी के इंटरफेस जो एरिया है बार का उसी एरिया पर डेवलप होगा और बार के पैरेलल डायरेक्शन में डेवलप होगा, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये कोई बीम है, उसकी ये बीम है, इस पे यूडीएल लोड लग रहा है और ये यूडीएल लोड लगेगा तो इसमें क्या आएगा, मूवमेंट आएगा, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, मूवमेंट डेवलप होगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन, ऊपर कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन में कंक्रीट लोड रेजिस्ट कर सकती है तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस बनेगा कंक्रीट में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग कैसा, लीनियर, ठीक है। इसी प्रकार न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है, टेंशन जोन। टेंशन जोन में मैंने स्टील बार लगाई, स्टील बार में जैसे मैंने सेक्शन 1-1 लिया, इसको सेक्शन 1-1 बोल देता हूं, है ना, इसको सेक्शन 2-2 बोल देता हूं। तो सेक्शन 1 पर टी फोर्स लग रहा है टेंशन में और कंप्रेशन में सी फोर्स लग रहा है। जब अपन यहां से थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे तो कंप्रेसिव फोर्स का मान भी बढ़ जाएगा और टेंसाइल फोर्स का मान भी बढ़ जाएगा। तो कंप्रेसिव फोर्स कितना है कि पहले जितना था उसमें डीसी मान बढ़ गया और इधर जितना टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसमें डीटी टेंसाइल फोर्स बढ़ गया। अब इन फोर्स की वजह से यहां पर मूवमेंट हो रहा है एम और यहां फोर्स बढ़ने की वजह से मूवमेंट कितना है, एम प्लस डीएम, ठीक है। तो इनका मान अपने को निकालना है कि भाई इसका मूवमेंट निकालना है, वो कल सेम तरह से अपने को निकालना है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, यानी यहां से यहां पर कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, डीटी लग रहा है, तो इस डीटी का मान कितना है। मैंने कल आपको बताया था कि डीटी का मान किस प्रकार से निकालते हैं, तो डीटी वैसा ही निकलेगा जैसे अपन ने कल शियर स्ट्रेस पढ़ा था उसी प्रकार से, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं एट सेक्शन 1-1, सेक्शन 1-1 पर। तो सेक्शन 1 पर मूवमेंट कितना आ रहा है, एम, मूवमेंट कितना आएगा, सी इंटू लीवर आर्म, और दूसरा मूवमेंट क्या आ जाएगा, टी इंटू लीवर आर्म, ये लीवर आर्म है एल ए। टी इंटू लीवर आर्म का मान मैंने कल बताया था जे इंटू डी, ठीक है। तो ये मेरा एक मूवमेंट आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब मैं बात कर रहा हूं एट सेक्शन 2-2। तो सेक्शन 2-2 पर ये जो 2-2 है इस पर मूवमेंट कितना हो रहा है, एम प्लस डीएम, एम प्लस डीएम। तो यहां एम प्लस डीएम क्या हो जाएगा, वो कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म और दूसरा टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स कितना है, सी प्लस डी सी इंटू लीवर आर्म कितना है, जे डी, और दूसरा कितना हो जाएगा, एम प्लस डीएम
टी प्लस डी टी टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म जे इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने टेंसाइल वाले को कंडीशन लेना है, रेनफोर्समेंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो m प्लस डी एम माइनस एम टी प्लस डी टी जे डी माइनस टी इंटू जे डी। तो m से m गया, dm बचा, इधर क्या बचा, t से t गया, dt इंटू जे डी। तो dt का मान कितना आया, dm अपॉन जे डी। अब देखो ये dt का मान आया dm अपॉन जे डी। ठीक है, अब ये dt क्या है कि इधर जितना सेक्शन 1 पे फोर्स लग रहा है t, तो सेक्शन 2 पे फोर्स कितना लग रहा है, t प्लस dt। तो ये जो dt एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ये रेनफोर्समेंट को क्या करेगा, ये ज्यादा लग रहा है तो ये रेनफोर्समेंट को क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा। तो खींचेगा तो इस रेनफोर्समेंट को ये इधर खींच रहा है, तो कंक्रीट उसको क्या कर रखी है, बॉन्ड पकड़ के रख रखी है रेनफोर्समेंट को। तो कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के इधर रेनफोर्समेंट की पैरेलल डायरेक्शन में और जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेस जनरेट होगा, डेवलप होगा, जिसको अपन क्या करेंगे, डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस कहेंगे। तो डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस किधर लगेगा, ये जो टी लग रहा है अनबैलेंस फोर्स, इसको बैलेंस करने के लिए इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, ये उधर लग रहा है तो ये इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मुझे किसका मान निकालना है, मुझे इस डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस का मान निकालना है। ये बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है इधर डायरेक्शन में, उसका मान निकालना है। तो उसका मान तब निकालूंगा जब इस फोर्स को मैं क्या करूंगा, उसके बराबर रखकर, यानी जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो बैलेंस हो जाएगा, ना उधर जाएगा ना इधर आएगा, बैलेंस हो जाएगा। उस कंडीशन में मैं इस डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस का मान, यानी यहां पे जो डेवलप हो रहा है उसका मान निकाल सकता हूं। ठीक है, देखो आगे देखो आप, इफ टाउ बी डी is bond stress developed so resisting bond stress force। तो बॉन्ड स्ट्रेस, जो रजिस्टिंग बॉन्ड स्ट्रेस फोर्स है वो कितना डेवलप होगा, जैसे ये कोई बीम है, ठीक है, इसमें ये रेनफोर्समेंट लग रहा है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। तो इसके इधर ये बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जैसे ये मान लो रेनफोर्समेंट है, इसके चारों तरफ कंक्रीट है, इधर इस साइड में फोर्स एक्स्ट्रा जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो कितना लग रहा है, dt। तो इस अनबैलेंस्ड फोर्स को, जो टेंसाइल फोर्स है, उसको रोकने के लिए इधर एक रजिस्टिंग बॉन्ड स्ट्रेस या रजिस्टिंग बॉन्ड स्ट्रेस फोर्स डेवलप होगा। उसका मान कितना होगा, उस फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो रजिस्टिंग बॉन्ड स्ट्रेस फोर्स है वो इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। वो कितना होगा, ये जितने भी रेनफोर्समेंट लग रहे हैं उन रेनफोर्समेंट का जो मिलाकर जितना फोर्स आ रहा है वो हो जाएगा। तो उसका मान क्या जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस, कौन सा बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेस इनटू पेरीमीटर इनटू लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेस कितना है, टाउ बी डी, और मैं पहले लेंथ लिख देता हूं, लेंथ कितनी है dx, और पेरीमीटर कितना है, समीशन ओ। ठीक है, ये सभी रेनफोर्समेंट का क्या है, पेरीमीटर है, सभी रेनफोर्समेंट का मिला के। तो ये इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन, उसको पहले वाली dt वाली को थर्ड बोल दो और इसको फोर्थ बोल दो। अब मैं dt का जो मान है वो किसके इक्वल रख रहा हूं,
इस रजिस्टिंग फोर्स के, अब रजिस्टिंग फोर्स का मान रजिस्टिंग फोर्स के बराबर रख दिया, रजिस्टिंग बॉन्ड स्ट्रेस फोर्स के इक्वल रख दिया। अब रजिस्टिंग इसका dt का मान कितना है, dm अपॉन jd, और रजिस्टिंग बॉन्ड स्ट्रेस फोर्स का मान कितना है, ये टाउ bd dx समीशन ओ। ठीक है, तो मुझे अभी किसका मान निकालना है, मुझे तो बॉन्ड स्ट्रेस का मान निकालना है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेस का मान क्या जाएगा, टाउ bd। बॉन्ड स्ट्रेस का मान निकालना है तो यहां से बॉन्ड स्ट्रेस निकाल दो और बाकी सबको इधर भेज दो। तो क्या आ गया, dm अपॉन jd इंटू dx इंटू समीशन ओ। अब इस dx को dm के नीचे रख दो, बाकी को इधर रख दो। तो टाउ bd बराबर क्या आया, dm अपॉन dx, और इधर आ जाएगा jd इंटू समीशन ओ। तो dm अपॉन dx यानी मूवमेंट की रेट में जो चेंज आता है वो किसके बराबर होता है, शियर फोर्स के। तो बॉन्ड स्ट्रेस, डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस का मान कितना हो गया, शियर फोर्स अपॉन jd इंटू समीशन ओ। ये बॉन्ड स्ट्रेस कौन सा है, डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस है, डेवलप्ड बॉन्ड स्ट्रेस है, जो फोर्स की वजह से जितना डेवलप हो रहा है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि अगर लीवर आर्म का मान बढ़ेगा तो डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस का मान घटेगा, इफेक्टिव डेप्थ बढ़ेगी या लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर का मान बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेस का मान, डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस का मान घटेगा। रेनफोर्समेंट का पेरीमीटर बढ़ेगा तो डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस का मान घटेगा। अब रेनफोर्समेंट का पेरीमीटर कितना होता है, जैसे मैं इधर बात कर देता हूं, समीशन ओ की बात करते हैं, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एक रेनफोर्समेंट का पेरीमीटर क्या होता है, पाई इंटू फाई, ये होता है, पाई इंटू डी होता है पेरीमीटर। तो पाई इंटू फाई, फाई क्या है, मेन रेनफोर्समेंट का डाया, इंटू नंबर ऑफ बार कितनी है, मान लो उसमें 3 लग रहे हैं 4 लग रहे हैं, तो जो भी है नंबर ऑफ बार आ जाएगा। तो एन बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ बार, रेनफोर्समेंट की संख्या, पाई इंटू फाइव हो गया। अब यहां पर अगर रखेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेस, जो डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस है उसका मान क्या हो जाएगा, जे इंटू डी इंटू एन इंटू पाई इंटू फाइव, ये मान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा डेवलप हो रहा है तो उसका मान अगर कम करना है तो नंबर ऑफ बार क्या कर दो, बढ़ा दो, बीम के अंदर रेनफोर्समेंट की बार की जो संख्या है वो बढ़ा दो, आपका जो डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस है वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ये वो बॉन्ड स्ट्रेस है जो बीम के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखेंगे कि ये बॉन्ड स्ट्रेस है, इसका मान किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस का मान मैक्सिमम परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब परमिसिबल की क्या लिमिट है वो मैं अभी आगे बताता हूं। ठीक है, तो देखो ये अपना बॉन्ड स्ट्रेस वह है जो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो जो डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस हो रहा है यानी वो जो लोड की वजह से डेवलप हो रहा है उसका मान डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस या मैक्सिमम परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। देखो परमिसिबल वर्ड अपन लिमिट स्टेट में वर्किंग स्ट्रेस में लेते हैं और डिजाइन वर्ड अपन लिमिट में लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिट के लिए परमिसिबल नहीं लिया जा सकता। ठीक है ना, कई बार लिमिट के लिए भी जो डिजाइन होता है उसको परमिसिबल बोल सकते हैं। परमिसिबल या डिजाइन का मतलब होता है जहां तक अपन बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होने देते हैं उसके बाद में बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप नहीं होने देता है। अपन ये मानते हैं कि ये एक लिमिट है, इसके बाद में अगर इससे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो जाता है तो वो बॉन्ड फेल हो जाएगा, उससे कम ही रहना चाहिए। तो जो डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस है उसका मान डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस या मैक्सिमम परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस से कम रहना चाहिए। तो अपन ने डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर ली, अपन बात करेंगे डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस या मैक्सिमम परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की। तो डिजाइन या मैक्सिमम परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है उसको भी टाउ बीडी से ही दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो इसका मान किस पर डिपेंड करता है, इसका मान देखो एक तो कंक्रीट की ग्रेड पर डिपेंड करता है,
एक डिपेंड करता है कि जो रेनफोर्समेंट बार है वो प्लेन है या डिफॉर्मेड है, ठीक है, यानी प्लेन है या उसके रेनफोर्समेंट पर रिप्स बनी हुई है, यानी HYSD है या प्लेन या माइल्ड स्टील है, ठीक है। दूसरा यानी प्लेन बार का मतलब है माइल्ड स्टील के लिए। तो एक तो किस पे डिपेंड करता है, रेनफोर्समेंट के टाइप्स पे यानी ग्रेड पे, प्लेन है कि डिफॉर्मेड है। दूसरा कि टेंशन में है कि कंप्रेशन में, ठीक है। तो यहां जो मैंने जो वैल्यू लिख रहा हूं वो प्लेन बार यानी माइल्ड स्टील की लिख रहा हूं और किस में लिख रहा हूं, टेंशन में लिख रहा हूं। अगर मुझे डिफॉर्मेड बार की निकालनी है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, और कंप्रेशन की निकालनी है तब भी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मैं अभी आगे लिखा दूंगा। तो जैसे कंक्रीट की ग्रेड M15, M20, 25, 30, 35, 40 इस ग्रेड के लिए मान दिया हुआ है। मैं WSM और LSM दोनों का मान एक साथ ही लिख रहा हूं। तो WSM के अकॉर्डिंग कितना है, M15 के लिए 0.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, इसके लिए स्पेसिफाइड नहीं है। M20 के लिए कितना, 0.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इसमें है 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। M25 के लिए कितना है, 0.9, इसके लिए है 1.4 न्यूटन पर एम स्क्वायर। M30 के लिए कितना है, 1.0 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इसके लिए हो जाएगा 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। M35 के लिए हो जाएगा 1.1 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। M40 के लिए हो जाएगा 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 1.9 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो आपको लिमिट और वर्किंग दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। बहुत सारे लड़के हैं सिर्फ लिमिट की ध्यान रख लेते हैं, वर्किंग का नहीं है। तो जब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना वो लिमिट और वर्किंग दोनों से ही बनता है, तो आपको दोनों को कंपेयर करके करना है। कई बार बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कुछ आप दूसरी वैल्यू को कंपेयर कर देते हो, जैसे और भी अलग अलग जो डाटा होते हैं परमिसिबल या जो बेंडिंग स्ट्रेस है तो उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि बॉन्ड स्ट्रेस की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेस ही होना चाहिए। आप बॉन्ड स्ट्रेस में कई बार शियर स्ट्रेस में चल जाते हो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम अलग चीज है, ये अलग है, ध्यान रखना। उसमें भी वर्किंग और लिमिट के मैंने दो मान लिखाए थे, और यहां पर भी मैं वर्किंग और लिमिट के दोनों मान लिखा रहा हूं। आपको दोनों अलग अलग रहने चाहिए और मान बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये मैंने किसके लिए बताया, कंक्रीट परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस या डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस बताया प्लेन बार के लिए और टेंशन में। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है या लिमिट स्टेट मेथड है। अगर मुझे ये प्लेन बार की जगह डिफॉर्मेड बार के लिए निकालना है तो ये चाहे वर्किंग की बात कर रहे हैं तो वर्किंग की, लिमिट की बात कर रहे हैं तो लिमिट की, ये बॉन्ड स्ट्रेस है ये कितना बढ़ जाता है, 60% इंक्रीज हो जाता है। 60% इंक्रीज होने का मतलब है अगर इस वैल्यू को मैं 1.60 से गुणा कर दूंगा तो ये बॉन्ड स्ट्रेस किसका आ जाएगा, डिफॉर्मेड बार का आ जाएगा, डिफॉर्म्ड बार का बॉन्ड स्ट्रेस आ जाएगा। कब, जब इसकी वैल्यू को 1.60 से गुणा कर दूंगा। तो अगर मुझे प्लेन बार के लिए निकालना हो और कंप्रेशन के लिए निकालना हो तो मुझे क्या करना है, उसको बॉन्ड स्ट्रेस कंप्रेशन के लिए क्या होता है, टेंशन की तुलना में 25% इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे मान किसके हैं, टेंशन के, तो 25% इंक्रीज करना है। अगर मुझे इन्हीं वैल्यू को डिफॉर्म्ड बार में चेंज करना है और कंप्रेशन में चेंज करना है तो मुझे इसको 25% भी इंक्रीज करना पड़ेगा और मुझे 60% भी इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी 1.60 से गुणा कर दूंगा और 1.25 से भी गुणा कर दूंगा तो ये डिफॉर्म्ड बार के लिए आ जाएगा और कंप्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। एक पूछा जाता है कि कोई भी सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल कब होता है, अगर बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो कोई भी सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल तब होता है जब उसमें कम डाया के यानी थिनर डाया के बार यूज में लिए जाए, लेकिन उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और इस थिनर डाया के बार अगर यूज में लेंगे तो स्पेसिंग कम आएगी और जो बॉन्ड है वो सरफेस बॉन्डिंग के लिए जो कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्डिंग जो एरिया है वो ज्यादा मिल जाएगा। इस वजह से मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बन जाएगा। अगर मान लो सपोज करो किसी सेक्शन में 20 mm के सरिये लगा रहा हूं और 4 सरिये लग रहे हैं, अगर मान लो उसकी जगह मैं 16 के लूंगा तो मुझे एरिया तो उतना ही लगाना है, तो मुझे 20 की जगह अगर मैं 16 का लगा लूंगा तो मेरे नंबर ऑफ बार बढ़ गए, यानी 4 की जगह हो सकता है 5 या 6 लग गए और डायरेक्ट एरिया भी बढ़ गया, नंबर ऑफ बार भी बढ़ गए। तो सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल तब कहलाता है जब थिनर डाया के नंबर ऑफ बार क्या यूज में लिए जाए, ज्यादा, ठीक है। तो ये 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं यहां से। देखो दोस्तों अपन बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेस की। बॉन्ड स्ट्रेस जो बॉन्डिंग होती है कंक्रीट के अंदर वो 2 प्रकार से होती है।
एक तो होती है जैसे कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में अपन ने क्या मिला है, सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये मिला है। तो सीमेंट और वाटर का पेस्ट मिलकर एक वेट पेस्ट हो जाएगा। अब ये जो वेट पेस्ट है ये इस एग्रीगेट के साथ में कितनी अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, तो वो डिपेंड करता है एग्रीगेट के शेप पर। अगर एग्रीगेट एंगुलर होगा तो अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, अगर एग्रीगेट इरेगुलर होगा या इरेगुलर होगा तो कम बनेगा, या प्लेन राउंड होगा तो भी बॉन्डिंग क्या आएगी, कम आएगी। तो एंगुलर होना जरूरी है। तो एक बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स है उनके बीच में, ठीक है। अब आरसीसी के अंदर क्या मिलाते हैं, आरसीसी के अंदर अपन सीमेंट कंक्रीट प्लस रेनफोर्समेंट ये मिलाते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट। तो अब जो सीमेंट कंक्रीट है ना, आरसीसी के अंदर ये आ गया, तो अब जो बॉन्डिंग बनेगी वो सीमेंट कंक्रीट, यानी इसकी अपन इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि एग्रीगेट वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे, अपन कर रहे हैं जो कंक्रीट एक मटेरियल हुआ, ये कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। तो अब अभी यहाँ आरसीसी में पढ़ा रहा हूं तो मैं इसी की बात कर रहा हूं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं। ये जब अपन कंक्रीट पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। यानी सीमेंट जो पेस्ट है, सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसके बारे में मैं कंक्रीट में बात करूंगा। मैं यहां पर सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं, सीमेंट कंक्रीट और जो स्टील रेनफोर्समेंट है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उस पे। तो ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, ठीक है। तो इनका बॉन्डिंग होने का एक तो अच्छा कारण क्या है कि इनकी दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एक होता है, तो जब ये हार्ड हो जाएंगे तब इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहां पर ये रेनफोर्स इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये किस चीज पर डिपेंड करती है, ये एडेजन। एडेजन क्या होता है कि डिफरेंट मटेरियल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको अपन क्या कहेंगे, एडेसिव फोर्स बोलते हैं। तो यहां पर सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्समेंट दो डिफरेंट मटेरियल है, इनके बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा उतनी आपकी बॉन्ड स्ट्रेस का या जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उसका मान क्या होगा, आपको ज्यादा प्राप्त होगा। यानी अगर ये बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है जो डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, उसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी ये प्रॉपर्टी ज्यादा होगी ये स्ट्रेस उतना ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यानी जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेस का मान भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल रेजिस्टेंस में मतलब जैसे मैंने बताया एक प्लेन बार और एक डिफॉर्म्ड बार, ये दो होते हैं। तो प्लेन बार की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। डिफॉर्म्ड बार की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। मैंने बताया था अभी कि डिफॉर्म्ड बार की बॉन्ड स्ट्रेंथ प्लेन बार की तुलना में 60% ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से करके अपना ये एक बॉन्ड स्ट्रेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपन अब बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ की। देखो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। डेवलपमेंट लेंथ की देखो मैं डेफिनेशन बताता हूं। डेवलपमेंट लेंथ इज मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट। ये एक रेनफोर्समेंट की मिनिमम लेंथ होती है रिक्वायर्ड टू बी एम्बेडेड इन कंक्रीट, यानी कंक्रीट के अंदर दबाने के लिए आवश्यक, रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यक, so that the strength of bond is equal to the strength of steel reinforcement। यानी यहां पर ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है इसकी कितनी स्ट्रेंथ करेंगे अपन डेवलप, जितनी स्टील की स्ट्रेंथ है। जैसे सपोज करो मैं इस स्टील पे लोड लगा रहा हूं, तो स्टील का डिजाइन कितना होता है, उसके डिजाइन स्ट्रेस के आधार पर होता है। तो डिजाइन स्ट्रेस के आधार पर मैंने ये निकाल दिया कि स्टील की स्ट्रेंथ कितनी है। मान लो जैसे मैंने ये लोड फॉर्म में निकाला कि स्टील की स्ट्रेंथ 100 किलो न्यूटन है, तो मुझे वापस उस साइड में भी इतनी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। यानी मुझे बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप करने के लिए कितना, 100 ही डेवलप करना है। 100 स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए मुझे इस बॉन्ड स्ट्रेस को मानते हुए कितनी लेंथ कम से कम इसके अंदर दबाऊं ताकि इस बॉन्ड स्ट्रेस से और इस लेंथ से जो स्ट्रेंथ आए वो कितनी हो जाए, 100 किलो न्यूटन हो जाए। कहने का मतलब ये है। तब ये रेनफोर्समेंट के लिए जितनी लेंथ की जो आवश्यकता है
वो मेरी क्या कहलाएगी, डेवलपमेंट लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट लेंथ। तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इधर वाली स्ट्रेंथ को और उधर वाली स्ट्रेंथ को मुझे इक्वल रख देना है और डेवलपमेंट लेंथ का माना जाएगा। चाहे आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बात करो, चाहे लिमिट स्टेट मेथड से बात करो, दोनों में सेम है। तो मैं इधर जैसे लिखता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ इस साइड में लग रही है, इसको किसके बराबर रखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर। तो स्टील रेनफोर्समेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, डिजाइन स्ट्रेस, जैसे वर्किंग के अकॉर्डिंग बात करें तो सिग्मा एस टी, यानी स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, रेनफोर्समेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एन इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, जैसे एक रेनफोर्समेंट के बारे में बात करें तो ये रेनफोर्समेंट की बात होगी। अब जैसे इसमें रेनफोर्समेंट एन लग रहे हैं, यानी अधिक लग रहा है, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्ट्रेंथ किसकी होगी, जितने भी स्टील लग रहे हैं उन स्टील की स्ट्रेंथ होगी इस डायरेक्शन में। तो उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, टाउ बी डी इंटू लेंथ, कितनी लेंथ दबा हुआ है, एल डी इंटू पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, समीशन हो, तो ये निकाल देंगे। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, यानी सिग्मा एस टी इंटू एन पाई बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 इसका डाया है, रेनफोर्समेंट का बार का डाया है, क्या है 5। ठीक है, यहां से अपन डी से नहीं दर्शा सकते क्योंकि डी इफेक्टिव डेप्थ को बोलते हैं। तो ये टाउ बी डी एल डी, इसको क्या बोल देंगे, एन इंटू, मैंने अभी जस्ट पहले बताया था ना, एन इंटू पाई इंटू 5, ये बोल देंगे। तो यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, मेरे को क्या निकालना है, डेवलपमेंट लेंथ। तो देखो एन से तो एन गया, पाई से पाई गया, एक 5 से एक 5 गया, तो एल डी बराबर क्या आ गया, एल डी बराबर आ गया सिग्मा एस टी 5 अपॉन, सॉरी एक मिनट, हाँ ये 4 नीचे है ना, 4 टाउ बी डी, ये डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला गया। तो ये किसके अकॉर्डिंग आया, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग आया। अगर मुझे लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है, किसके अकॉर्डिंग, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग निकालना, तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट है, उसकी जगह यहां स्टील का डिजाइन स्ट्रेस कितना होता है, 0.87 FY। तो अगर यही मुझे डेवलपमेंट लेंथ किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग निकालनी है, तो इस सिग्मा एस टी की जगह 0.87 FY ये स्टील का डिजाइन स्ट्रेस रख देंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। 5 अपॉन 4 टाउ बी डी, ये बॉन्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला देगा किसके अकॉर्डिंग, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में मेरी क्या आ रही है, डेवलपमेंट लेंथ आ रही है। ठीक है, अब इसमें ये जो टाउ बी डी है ये किसका है, ये प्लेन बार का है टेंशन में, किसका है, प्लेन बार का टेंशन में। अब ये और ये इसमें कोई अंतर है क्या, ये स्टील का डिजाइन स्ट्रेस होता है लिमिट में, ये स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, इन दो का अंतर तो है, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ टाउ बी डी दोनों में जो है वो क्या है, प्लेन बार का है टेंशन में। अब अगर मुझे डिफॉर्म्ड बार का टेंशन में निकालना है, या डिफॉर्म्ड बार का या प्लेन बार का मुझे कंप्रेशन में निकालना है, या मुझे डिफॉर्म्ड बार का कंप्रेशन में निकालना है, तो अलग अलग मैं फॉर्मूला बना सकता हूं, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही रहेगा, या आप मान रख दो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अपन डेवलपमेंट लेंथ के लिए बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट लेंथ क्या है, 0.87 FY, ये तो ये है, और ये क्या है, ये आ गया इंटू 4 टाउ बी डी, ये किसके अकॉर्डिंग है, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग। और सिग्मा एस टी इंटू 5 इंटू 4 टाउ बी डी, ये क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग। ये जो दोनों ही मान है
ये किसके है? ये है प्लेन बार एंड टेंशन। प्लेन बार मीन्स Fe250 या माइल्ड स्टील, ठीक है। तो इसमें एल डी बराबर तो क्या हो गया, आपको पता ही है, डेवलपमेंट लेंथ हो गई, फाई क्या हो गया, डाया ऑफ मेन बार या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का टाउ बीडी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस, और 0.87 Fy क्या है, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन। डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील लिमिट स्टेट मेथड, आप ऐसे बोल सकते हो। और सिग्मा एस टी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये दोनों में चेंज है। मैंने लिमिट और वर्किंग आपको परमिसिबल स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस क्या होते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। अब जैसे मेरे को सपोज करो ये निकालना है किसके लिए, प्लेन बार एंड कंप्रेशन। प्लेन बार के लिए निकालना, लेकिन कंप्रेशन में निकालना तो डेवलपमेंट लेंथ क्या हो जाएगी। जैसे मैं एक ले लेता हूं, कोई सा लिमिट का ले लेता हूं, 0.87 Fy इंटू 5/4। अब मुझे टेंशन वाले को क्या करना है, ये जो टाउ बीडी है मुझे इसको 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये टाउ बीडी, अब ये यहां पर किसका आएगा, प्लेन का आएगा, प्लेन का आएगा और टेंशन का आएगा। इसको 1.25 से गुणा करते ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन में चेंज हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0.87 Fy 5, ये आ जाएगा 5 टाउ बीडी। लेकिन टाउ बीडी क्या है, प्लेन बार का टेंशन में जो मैंने टेबल में मान लिखा है वो डायरेक्टली अपन यहां रखेंगे, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार डिफॉर्म्ड बार एंड टेंशन, डिफॉर्म्ड बार का टेंशन में निकालना तो क्या करना है, एल डी बराबर 0.87 Fy 5/4 इंटू 1.60 इंटू टाउ बीडी। 60% बढ़ा दिए प्लेन बार वाले को, तो ये कितना हो जाएगा, 0.87 Fy 5/6.4 टाउ बीडी, ये आ जाएगा। इसी प्रकार मैं किसके लिए निकाल दूं, डिफॉर्म्ड बार एंड कंप्रेशन। डिफॉर्म्ड बार का कंप्रेशन में निकाल दूं तो क्या करना है मुझे, जो टेंशन वाला है डिफॉर्म्ड बार का, मुझे उसको 25% बताना है, 1.60 इंटू 1.25 टाउ बीडी। यानी इस वैल्यू को मैंने 25% बढ़ा दिया, तो ये हो गया 0.87 Fy 5/8 टाउ बीडी। तो इसलिए मैन तो आपको यही याद रखना है, ये याद है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली जैसे इस फॉर्म में पूछा जाता है, ये इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में अगर पूछा जाए तो आपको इस तरह से बताना है, ठीक है। कई बार लड़के क्या होता है उस फॉर्म में पूछ रहा होता है, बताते ये हैं, इधर वाला बता देते हैं। यानी प्लेन बार का कंप्रेशन में ये आपको दिया हुआ है, ये पूछ रहा है और आप बता देते हो कौन सा, ये बताते हो, तो गलत हो जाता है। तो एक एक नंबर के लिए पढ़ना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखो ये मैटर नहीं करता कि आप कितना स्पीड से या कितनी बार सिलेबस करते हो, क्या करते हो, डिपेंड करता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। बहुत सारे लड़के मैंने देखे हैं कि ज्यादा नहीं, उन सिलेक्टेड बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़े, उनसे प्रैक्टिस हो गई, फिर भी सिलेक्शन ले रहे हैं। और बहुत सारे लड़के ऐसे समझते हैं कि नहीं मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, या मैं ज्यादा किताब पढ़ूंगा, या मुझे ज्यादा नोट्स पढ़ूंगा तो मुझे ऐसा होगा। आपको जो नोट्स लिखाए जा रहे हैं इनमें आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप
इसमें से पढ़ के देख लेना और क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना। सिर्फ वो क्वेश्चन अपने को इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि अपन ने जो थ्योरी पढ़ी है तो उससे अपन क्वेश्चन बना नहीं पा रहे या उस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे डिग्री के लड़के तो फिर भी ठीक है, डिप्लोमा के जो लड़के हैं उनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है ना। तो उसको सही तरीके से पढ़ना है और जो पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आउट ऑफ सिलेबस अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो ये मान लो कि वो किसी को नहीं आएंगे। अगर उसमें से कोई 5-10 लड़के अगर उन क्वेश्चनों को आउट ऑफ सिलेबस जो आ रहा है उनको कर भी दे रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अपना सिलेक्शन वो तो वैसे ही नहीं रोक रहा है, वो तो वैसे ही सिलेक्शन होगा उनका। तो सिलेक्शन हमेशा किन में, कंपटीशन किस में होता है? जो सेम तैयारी कर रहे हैं, इक्वल माइंड के लोग हैं या एक पैटर्न पे चल रहे हैं उसमें से। कुछ लड़के क्या है कम पढ़ते हैं लेकिन अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ लड़के क्या होते हैं कि बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन याद कुछ नहीं होता है। तो जो तैयारी करनी है वो जो पढ़ो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। आपको याद कितना रहता है, जैसे ये पढ़ाया, अब इसको ऐसा नहीं है कि पूरा आरसीसी पढ़ना जरूरी है कि हाँ आरसीसी पढ़ लिया लेकिन याद नहीं है तो क्या मतलब है? जो भी टॉपिक पढ़ो उसको ये सोच के पढ़ो कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसा बन सकता है। तो पढ़ते समय अगर आप क्वेश्चन बनाना सीखो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जब आप बुक सोल्व करोगे तो लगभग 60% क्वेश्चन तो वही आ जाएंगे जो आप उस पढ़ते समय आपने सोच लिए थे। और बाकी 40% क्वेश्चन कौन से रहेंगे लगभग जो आपको नए मिलेंगे। तो वो नए पर आपको प्रैक्टिस करना है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाए तब मुझे क्या करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी जब आप पढ़ते हो ना तब हमेशा ये एक चीज का ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे लड़के क्या है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं, ऑब्जेक्टिव ये है। अब ऑब्जेक्टिव वो के वही, ऑप्शन वो के वही दे दिए, क्वेश्चन चेंज कर दिया तो हो गया गलत। तो इस तरह की गलती नहीं करना। जो क्वेश्चन पढ़ो वो अच्छी तरीके से पढ़ना है कि मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो मुझे कितना अच्छे तरीके से आता है। फिर ऑप्शन चाहे उसमें वो ऑप्शन रखे चाहे नहीं रखे, कुछ भी चेंज कर दे, मान लो एक ऑप्शन उसका आंसर है वो रखे बाकी 3 चेंज कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो। अगर अपन ने ये मान लो कि ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, कई महीने लग जाते हैं इस चीज में आदत बनाने में। अपन जो पढ़ रहे हैं उसको कितना अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं उन्होंने आज तक कभी ऑब्जेक्टिव किताब को छुआ भी नहीं और सिलेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उनका माइंड इस तरह से काम करता है, वो या उनका पढ़ने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार होता है कि वो थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो जो सिंपल सपोर्ट होता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उस पर डायमीटर के कारण जो सिंपल सपोर्ट होता है, ध्यान से सुनना, सिंपल सपोर्ट होता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उस पर डायमीटर के कारण जो टेंशन रेनफोर्समेंट है उनका जो मूवमेंट है वो लिमिटेड होता है। इसलिए जो डेवलपमेंट लेंथ का मान है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एलडी का मान ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? m1/vu प्लस L0। L0 वो नहीं है जो टीवी में आ रहा था, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये m1 क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट। Vu क्या है? Vu है ना, Vu डिजाइन शियर फोर्स, वर्किंग के अकॉर्डिंग रहेगा तो शियर फोर्स हो जाएगा। L0 क्या है? हुक लेंथ। अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये है। ठीक है, कुछ स्पेशल केस होते हैं। स्पेशल केस क्या है? तो अपन बात कर रहे थे कि जो डेवलपमेंट लेंथ है वो इसका मान इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन के लिए। कुछ स्पेशल केस है, जैसे ये केस कि अगर कंप्रेशन रिएक्शन कन्फाइंड हो रही है, कंप्रेशन रिएक्शन कन्फाइंड हो रही है, उस कंडीशन में जो ये m1/vu है इसका मान 30% इंक्रीज हो जाता है। तो ये 30% इंक्रीज का मतलब कितना हो गया? 1.3। तो ये 1.3 से हो गया, तो इसका मान एलडी का मान इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कंप्रेशन रिएक्शन कन्फाइंड नहीं हो रही है तो वो का वही मान रहता है जो उसमें है, 30% इंक्रीज
नहीं होगा। तो दोस्तों देखो, कुछ डेवलपमेंट लेंथ के अंदर एक केस है, इन केस ऑफ बंडल्ड बार इन कॉन्टेक्ट द डेवलपमेंट लेंथ इज गिवन बाय दैट फॉर द इंडिविजुअल बार एंड इंक्रीज एज फॉलोइंग। इस केस के अंदर अगर 2 बार कांटेक्ट में है तो 10% इंक्रीज हो जाता है, 3 बार कांटेक्ट में तो 20% इंक्रीज हो जाएगा, और 4 बार कांटेक्ट में तो 33% वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना एक डेवलपमेंट लेंथ का जो है, कई बार ये आपके है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है, जैसे ये हुक्स लेंथ वगैरह का है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अपना थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ये मेरा, इसमें अपन ने क्या पढ़ा है, बॉन्ड स्ट्रेस, डेवलपमेंट लेंथ। जो हुक्स लेंथ है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।